प्रिय स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेज बाई VK राय KG रोड आरा में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग प्रकाशिकी, प्रकाश के परावर्तन, समतल दर्पण से संबंधित निष्कर्ष, परावर्तन का नियम इत्यादि हम लोग देखे थे। आज के इस वीडियो में हम लोग गोलीय दर्पण तथा इससे संबंधित शब्दों को देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? ठीक है, तो गोलीय दर्पण एक पारदर्शी खोखले गोला का छोटा सा भाग होता है। गोलीय दर्पण एक पारदर्शी खोखले गोला का छोटा सा भाग होता है जिसके एक सतह पर चांदी का कलई किया हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये हो गया गोला और ये पारदर्शी, मान के चलिए कि ये पारदर्शी गोला है और गोला क्या है? पारदर्शी है। पारदर्शी का मतलब क्या हुआ कि इसका दीवार ऐसा है, इसका सतह ऐसा है कि इसके आर पार देखा जा सकता है, प्रकाश इसके आर पार हो सकता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। तो ये खोखला गोला है और पारदर्शी पदार्थ का बना हुआ है। इसका एक छोटा सा भाग काट लिया। ठीक है, ये छोटा सा भाग हमने काट लिया और इधर से भी हम एक छोटा सा भाग काट ले रहे हैं। ये बाकी भाग को हम हटा दिए, जो डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है इसको काट करके हटा दिया गया। ठीक है, तो इस पारदर्शी खोखले गोला का एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया। अगर इसके धंसे हुए सतह को, मतलब ये जो इधर वाला सतह है इस तरफ वाला, उसको अगर हम कलई कर देते हैं तो परावर्तन कहाँ से होगा? उभरे हुए भाग से, इधर से होगा। और जब उभरे हुए भाग से परावर्तन होता है, वैसा गोलीय दर्पण जिसके धंसे हुए भाग पर कलई किया हुआ है और उभरे हुए भाग से परावर्तन होता है प्रकाश का, तो ऐसे गोलीय दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। और यदि उभरे हुए भाग को कलई कर दिया जाए, जैसे ये भी एक गोला का भाग है और इसका जो उठा हुआ भाग है, उभरा हुआ भाग है, उसको हम कलई कर दे रहे हैं, तो परावर्तन कहाँ से होगा? इसके धंसे हुए सतह से होगा। तो ऐसे दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। जब मतलब कि वैसा गोलीय दर्पण जिसके धंसे हुए सतह से परावर्तन होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। तो ये हो गया अवतल दर्पण। तो कोई पूछेगा कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। ठीक है, कौन कौन? तो एक होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। और दूसरा होता है अवतल दर्पण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो हम लोग ये देख लिए कि गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और उनका परिभाषा। ठीक है, देख लिए। अब हम लोग वक्रता केंद्र के बारे में देखेंगे। गोलीय दर्पण एक ये है और एक ये है। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, इस गोले का ये दोनों दर्पण भाग हैं,
उसके केंद्र को, ये केंद्र हो गया, इस गोला का केंद्र हो गया, और इस केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ये O जो है ये क्या है, वक्रता, हम अलग लिखते रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। O क्या है, वक्रता केंद्र, लेकिन वक्रता केंद्र को C से दिखाया जाता है, ठीक है, इसलिए हम इसको C ले लेते हैं। केंद्र तो है लेकिन वक्रता केंद्र है, इसलिए हम इसको C ले लेते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र का क्या परिभाषा हुआ, गोलीय दर्पण जिस गोले का, जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। अब ध्रुव के बारे में हम लोग देखें, ध्रुव क्या होता है। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ये गोलीय दर्पण है और गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु कहाँ है, इसका मध्य बिंदु यहाँ पर है, तो ये ध्रुव कहलाएगा। इसको हम P से व्यक्त करते हैं। और इस दर्पण का ध्रुव कहाँ होगा, तो इसका मध्य बिंदु जो है वो होगा, मतलब P जो है गोलीय दर्पण का ध्रुव है। P से किसको दिखाया है, ध्रुव, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, पोल, ठीक है। अब ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाला जो लाइन है, जो रेखा है, रेखाखंड है, इसको हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस इसको कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे, इसको मुख्य अक्ष कहेंगे। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखाखंड है उसको हम लोग क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि गोलीय दर्पण का द्वारक क्या होता है। तो देखिए गोलीय दर्पण का द्वारक, चूंकि ये गोला का भाग है ना, गोला का भाग है, तो ये मत सोचिएगा कि ऐसे टेढ़ा लाइन है, नहीं। गोला का जब एक छोटा सा भाग काटेंगे तो गोल पेंदी वाला जैसे कटोरा होता है उस तरह का होगा ये, ठीक है। तो गोल पेंदी का जो कटोरा होता है उसका किनारा होता है ना, वैसे ही इसका भी क्या होगा, किनारा होगा। देखिए जब गोला में से एक छोटा सा भाग काटेंगे तो इस तरह से होगा, ऐसे, मतलब ये ऐसे टेढ़ा केवल लाइन नहीं, देखिए ऐसे होगा, ऐसे, ठीक है, मतलब एक गोल किनारा होगा। और इस किनारे का जो व्यास है इसको हम लोग क्या कहते हैं, द्वारक, D से सूचित किया, द्वारक। अपर्चर, इसको हम लोग अपर्चर कहते हैं, ठीक है। द्वारक का क्या परिभाषा हुआ, गोलीय दर्पण के बाहरी वृत्ताकार किनारे के व्यास को द्वारक कहते हैं। गोलीय दर्पण के बाहरी वृत्ताकार किनारे, ये वृत्ताकार किनारा हुआ, इसके व्यास को हम लोग क्या कहेंगे, द्वारक कहेंगे, ठीक है। अब हम लोग एक और छोटा सा परिभाषा है उसको देखेंगे। मुख्य फोकस किसको कहते हैं, जरा सा ध्यान दीजिए। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, प्रिंसिपल, यहां पर लिख दे रहे हैं, प्रिंसिपल
फोकस। ठीक है, तो प्रिंसिपल फोकस के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, देखिए यह गोलीय दर्पण में यह अवतल दर्पण है। मान लीजिए कि अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र हुआ ये, ध्रुव है ये P बिंदु, और उत्तल दर्पण भी हम ले रहे हैं, ये हो गया उत्तल दर्पण, इसका ध्रुव हो गया P और वक्रता केंद्र हो गया C। ठीक है, तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली किरणें, जहां से चलने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाए। यह परावर्तित होने के बाद में, यह किरणें परावर्तित होने के बाद में मुख्य अक्ष के समानांतर हो, तो उस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे? मुख्य फोकस। और यहां पर देखिए, एक बिंदु की ओर आने वाली किरणें, एक बिंदु की ओर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो अवतल दर्पण के लिए मुख्य फोकस क्या होगा? मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, तो उस बिंदु को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। और उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मुख्य फोकस ध्रुव के बाएं है, किसमें? अवतल दर्पण, और उत्तल दर्पण में ये मुख्य फोकस दाईं ओर है। अब फोकस दूरी किसको कहते हैं, इसको समझ लीजिए। फोकस दूरी, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होता है? तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस दूरी का। इसे स्मॉल f से सूचित करते हैं। देखिए स्मॉल f से हम दिखा रहे हैं f और p के बीच की दूरी। ठीक है, यहाँ भी f और p यहाँ है और f यहाँ है। ठीक है, इनके बीच की दूरी स्मॉल f से हम दिखा रहे हैं। ठीक है, तो फोकस दूरी किसको कहते हैं? गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फोकस दूरी आप देख सकते हैं, स्मॉल f जो है ध्रुव के बाईं ओर है। ठीक ना, और सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं, तो ध्रुव के बाईं ओर की दूरी को ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिया जाता है। मतलब इसकी फोकस दूरी कैसी है? ऋणात्मक है। कोई पूछे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है या ऋणात्मक, तो क्या बताएंगे? ऋणात्मक। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक या ऋणात्मक? तो ये ध्रुव के दाईं ओर है, इसलिए यह क्या हो जाएगी? धनात्मक हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ ही एक बात और समझने लायक है कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इसको देख सकते हैं, ये ध्रुव ये हो गया, और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी जो होती है उसको हम r से सूचित करते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या, वैसे भी यहाँ पर ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी है BC, ये r के बराबर है। BC = r, और ये है वक्रता त्रिज्या
रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो यहाँ जो वक्रता त्रिज्या है PC वो ऋणात्मक, और इसमें P और C के बीच की जो दूरी है वो धनात्मक है। यहाँ भी PC, इसमें इस दर्पण में कहिए चाहे इस दर्पण में कहिए, दोनों में ही PC को हम लोग क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। और वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक तथा उत्तल दर्पण के लिए धनात्मक होती है। अब हम लोग लेंस से, ये दर्पण से संबंधित जितने भी शब्द थे उसको हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध का अध्ययन करेंगे। इसको हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए अलग अलग देखेंगे, लेकिन दोनों का मेथड लगभग एक ही है। यहाँ पर अवतल दर्पण में हम सबसे पहले देख लेते हैं, यह अवतल दर्पण हुआ, यह इसका मुख्य अक्ष हुआ, P ध्रुव है, F फोकस दूरी है और C वक्रता केंद्र है। मुख्य अक्ष के समानांतर यह आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य फोकस से होकर के गुजरती। यहाँ पर मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है ये किरण, परावर्तित किरण। और हम लोग वक्रता केंद्र को यहाँ आपतन बिंदु है A मान लेते हैं, यहाँ B मान लेते हैं, B और यहाँ पर A मान लेते हैं। तो AB आपतित किरण है और BC परावर्तित किरण है, C तो यहाँ ले ही लिए हैं। BF परावर्तित किरण है, तो C बिंदु को B बिंदु से हम डॉटेड लाइन से मिला दिए, ठीक है। तो वक्रता केंद्र को किसी भी बिंदु से मिलाने पर वह अभिलंब का कार्य करता है, ठीक है। मतलब CB जो है अभिलंब का कार्य करता है, ठीक है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है ना। मतलब ये कि यहाँ पर ये आपतन का कोण है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण है वो हो गया आपतन का कोण, और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण है वो हो गया परावर्तन कोण, स्मॉल r से दिखा है इसको। और I बराबर क्या होता है, ये परावर्तन का नियम है, I बराबर R होता है। तो ये तो R जो है I के बराबर है ही। और हम देखते हैं कि कोण कौन सा लगे जाए, कोण ये लगे जाए, कोण BCF बराबर कोण ABC BCF बराबर ABC, ठीक है। BCF बराबर ABC, मतलब ये कोण और ये कोण दोनों बराबर है, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों कोण बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? तो एकांतर कोण होने के कारण, एकांतर कोण होने के कारण ये दोनों बराबर हैं। तो अब हम त्रिभुज BFC में देख सकते हैं, BFC में कि कोण ये तो R है, ये I के बराबर हो गया है। तो I बराबर R होता है ना, तो कोण BCF बराबर कोण CBF, ठीक है। क्यों? क्योंकि I बराबर R होता है, ठीक है। तो इस त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गए, ठीक है, दो कोण बराबर हैं। तो इसकी दो संगत भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए। तो I के सामने वाली भुजा ये BF और R के सामने वाली भुजा
सी, चाहे एफ सी कह सकते हैं, एफ सी दोनों बराबर हो गया। अब हम देखते हैं अगर दर्पण का द्वारक छोटा होता, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो बिंदु बी बिंदु पी के निकट होगा, बिंदु पी के निकट होगा माने बी बिंदु जो है पी के निकट होगा, ठीक है। तो वैसी स्थिति में बी एफ बराबर पी एफ होगा। इस स्थिति में बी एफ किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ के, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर पी सी बराबर कितना है। चूंकि पीसी बराबर कितना है, पी एफ प्लस एफ सी, पी एफ प्लस एफ सी, ठीक है। तो पी एफ बराबर कितना है, इसके बराबर है ना, पी एफ बराबर बी, ठीक है। तो पी एफ बराबर बी, बी एफ बराबर एफ सी, यही ना। तो बी एफ बराबर एफ सी एक आया है, इसको हम एक मान ले रहे हैं, और पी एफ को कितना लिख दें, पी एफ को पी एफ रखने दे रहे हैं, एफ सी बराबर कितना, एफ सी बराबर बी एफ, देखिए एफ सी बराबर कितना आया है, बी एफ। तो हम एफ सी की जगह पर बी एफ रख दे रहे हैं, और यहाँ पर बी एफ बराबर कितना आया हुआ है, पी एफ, तो हम लिख दे रहे हैं पी एफ, तो पी एफ है ही, और बी एफ के जगह पर बी एफ बराबर पी एफ, इसलिए हम इसको भी पी एफ लिख दे रहे हैं। तो कितना हो गया, पी सी बराबर 2 पी एफ, पी एफ और पी एफ 2 पी एफ हो गया। और इसको अगर हम देखें तो पी सी किसके बराबर है, पी सी वक्रता त्रिज्या के बराबर है, आर के बराबर, और पी एफ जो है स्मॉल एफ के बराबर है, ठीक है। तो पी सी को हम लिख दे रहे हैं आर, और 2 है तो 2 लिख दिए। अब पी एफ को क्या लिख दिए, तो स्मॉल एफ लिख दिए। तो आर बराबर क्या हो गया, 2f हो गया। और यह वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी के बीच संबंध है। इसी तरह से हम लोग उत्तल दर्पण में भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपतित किरण हम ले रहे हैं ए बी, और सी बिंदु से बी बिंदु को हम अगर मिला दें तो क्या हो जाएगा, यह अभिलंब का कार्य करेगा, यह आपतन कोण हो गया आई, और इसका परावर्तन होगा, क्योंकि मुख्य अक्ष के समानांतर है यह किरण। तो परावर्तन के बाद यह किरण ऐसा प्रतीत होगी कि मुख्य फोकस से आ रही, देखिए ये मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। ये जो परावर्तित किरण है मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये परावर्तन का कोण है R, और यह कोण और यह कोण दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्यों, संगत कोण होने के कारण, ठीक है। और ये जो कोण R है वह इसके बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों जो है कि नहीं शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। अब हम इस त्रिभुज में BFC में देख सकते हैं कि कोण I बराबर R, परावर्तन के नियम से I बराबर R हो गया, ठीक है। तो जिस त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं उसके दो भुजाएं भी संगत भुजाएं बराबर होती हैं। तो R के संगत भुजा है FC, I के संगत भुजा है कौन, सामने वाली भुजा है B,
तो BF बराबर FC। यहाँ भी हम लोग क्या प्राप्त किए थे, BF बराबर FC। अब यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, मतलब कि बिंदु B बिंदु P के निकट हो, तो मान लेते हैं कि बिंदु B यहाँ पर है, तो BF बराबर क्या हो जाएगा, PF हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या आया, BF बराबर PF। ठीक इसी तरह से BF बराबर PF आ गया। ठीक इसी तरह से अब हम देखें तो PC बराबर कितना हो जाएगा, इसमें भी है PC बराबर PF प्लस FC। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं PC बराबर PF प्लस FC। देखिए PC बराबर PF प्लस FC, PC बराबर PF प्लस FC। ठीक है, और FC को कितना लिख दें, FC को कितना लिख दें, FC बराबर BF। अब BF को कितना लिख दें, BF बराबर PF। तो देखिए PF प्लस PF 2PF हो गया, मैंने PC बराबर कितना 2PF। PC कितना के बराबर है, R के बराबर है, और PF F के बराबर है। ठीक है, तो PC को हम R लिख दे रहे हैं, 2 है तो 2 लिख दिए, PF को F लिख दिए। यही वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध है। ठीक है, तो दोनों एक ही जैसा है। ठीक है, केवल ज्यामिति के नियम अलग अलग लेने पड़ते हैं। यहाँ पर I और ये भी I हुआ था एकांतर कोण होने के कारण, लेकिन यहाँ पर I ये जो है R और ये R दोनों बराबर हुआ था, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण। यहाँ पर I और यहाँ पर I ये दोनों संगत कोण है, इसके कारण हुआ था। बस केवल ज्यामिति के कुछ प्रमेय अलग अलग अप्लाई करने पड़ते हैं, बाकी सब विधि दोनों के लिए एक ही है ना।